हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सर्दियाँ आ गई हैं। देखिए बच्चों, आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आज की जो क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, क्योंकि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट है। बोले तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतना बड़ा है तो प्रीएम्बल उसको समराइज कर देगा। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उसका कीवर्ड प्रीएम्बल है। यानी कि प्रीएम्बल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात करूं मैं प्रीएम्बल की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 80 कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में 85 वर्ड्स हैं। 85 वर्ड्स हैं। सर क्या बात कर रहे हो? यस। और इसमें भी जब प्रीएम्बल शुरुआत में बना उस टाइम 82 वर्ड्स थे, और बाद में आके 3 वर्ड्स अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट हो गए या ऐड हो गए। तो ये बात जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे कि प्रीएम्बल है क्या, या प्रीएम्बल के कौन से मेन वर्ड्स हैं। सर उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, प्रीएम्बल सेट आउट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सर? हाउ मैनी वर्ड्स? 85 वर्ड्स प्रीएम्बल में है। एट द बिगिनिंग $82 वर्ड्स, और करंटली 3 वर्ड्स। सर ये बातें क्यों बता रहे हो आप? और अगर आप CSCT मॉड्यूल को खोलकर देखेंगे तो उसमें एन ए पालकी वाला ने प्रीएम्बल के बारे में क्या बोला? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भगवत सर ने क्या बोला? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आत्मा है प्रीएम्बल, आत्मा परमात्मा। मतलब क्या? क्रक्स है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्रक्स है प्रीएम्बल। आइडेंटिटी कार्ड है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, आधार कार्ड है सर। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को एक समराइज वे में समझना है, समराइज वे में एक समझना है, 395 आर्टिकल्स में क्या है, 395 आर्टिकल्स में क्या है, वो आपको 85 वर्ड्स बता देंगे। तो प्रीएम्बल बेसिकली की है। प्रीएम्बल इज अ की। मेरी साइड से लिख लीजिए आप, की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज द की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि चाबी है। अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में यह चाहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का समराइज बता दो सर हमें, तो जल्दी जल्दी है, हम तो जो कम पढ़ने वाले हैं, तो लो जी वो आपको 85 वर्ड्स बता देंगे कि 395 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। समझ रहे हो? तो मैंने कुछ कीवर्ड्स दिए। प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कीवर्ड्स। प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा कीवर्ड्स।
कीवर्ड नंबर 1, कीवर्ड नंबर 2 और थर्ड कीवर्ड्स, प्रियम्बल इज द की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक ताला है तो प्रियम्बल उसकी चाबी है, उसे समझने की, उसे खोलने की, उसे पढ़ने की। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक ताला है, एक लॉक है, तो प्रियम्बल उसकी की है कि उसे कैसे समझा जाएगा, उसे कैसे खोला जाएगा, खोलकर कैसे पढ़ा जाएगा। दैट क्लियर? तो बच्चे, इसी में मैंने आपको एक चीज और बताई कि जब हमारा ये एट द रेट का मतलब है एट, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1949, जब प्रियम्बल में 82 वर्ड्स बच्चों, और उसके बाद 3 वर्ड्स आपके अमेंडमेंट के थ्रू आए, इंसर्ट बाय अमेंडमेंट। सर इतना गहराई में क्यों बता रहे हैं? थ्री वर्ड्स बाय अमेंडमेंट, इंसर्ट जो हुए बाय अमेंडमेंट हुए। अभी हम पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। अब एक बच्चे, अगर आप प्रियम्बल का एट्टी 85 वर्ड्स कैसे हैं, तो मैं आपको एक कोइंड फॉर्मूला दे रहा हूं अपनी साइड से, एस की क्यूब डी आर, आपको याद रहेगा, एस की क्यूब डी आर जे ई एल। ये मैंने 3 वर्ड्स आपके सामने लिखे, एस की क्यूब डी आर जे ई एल। एस बोले तो 3 एस, सोवरन, सेक्युलर, सोशलिस्ट। डी बोले तो डेमोक्रेटिक, आर बोले तो रिपब्लिक। एस की क्यूब मतलब 3 एस, 3 एस, हाउ मेनी एस? 3 एस। जे बोले तो जस्टिस, न्याय की बात है प्रियम्बल में, इक्वलिटी की बात है, लिबर्टी की बात है, आजादी। एक क्वेश्चन श्योर प्रियम्बल में से आता है। अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो टोटल वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स करंटली? 85। इसमें से भी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, 5 और 3 लगभग 8 कीवर्ड्स की कहानी आपको समझनी है। देखिए बच्चे, स्क्रीन पर चलिए। प्रियम्बल सेट आउट द, जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है कि पहले मैं थोरोली उस प्रोविजन को पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद नोट्स पर आता हूं। प्रियम्बल सेट आउट द मेन ऑब्जेक्टिव। प्रियम्बल क्या सेट करता है? मेन ऑब्जेक्टिव विच द लेजिस्लेशन इंटेंट टू अचीव। मतलब क्या है इस लाइन का, कि जो लॉ मेकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन का मतलब है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, कहां तक वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम उनकी इंटेंशन क्या थी, उनकी इच्छाएं क्या थी, अगर उन्हें समझना है, भावनाओं को समझना है। इंटेंशन का मतलब फीलिंग्स है, भावना,
बहुत बच्चे कहते हैं सर मेरी भावनाओं को समझो, मेरे शब्दों को मत समझो, मेरी भावनाओं को समझो। तो कॉन्स्टिट्यूशन की भावना को अगर समझना है तो प्रीएम्बल को समझ लो। समझ में आया? इट इज ए काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेच्यू एट वेरी टाइम हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। एक तरीके से ये इंट्रोडक्शन है। आप किसी बड़े चैप्टर को पढ़ते हो तो उससे पहले 5 या 6 लाइन इंट्रोडक्शन की आती है कि पूरे चैप्टर में क्या क्या बोला गया, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बोला गया ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। तो प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन हुआ स्टेच्यू का। क्या हुआ बेटा? इंट्रोडक्शन हुआ। इट इज इनसाइट ऑफ द लेजिस्लेशन। इनसाइट, थर्ड वर्ड। इनसाइट मतलब बाहर से कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं देखना। इनसाइट मतलब अंदर से इंटरप्रिटेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक्चुअली क्या अचीव करना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो क्या अचीव करना चाहते थे, इनसाइट, उनकी इंटेंशन क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम, ये आपको प्रीएम्बल बता देगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसाइडेड केस में, अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, कितने सुप्रीम कोर्ट है बेटा? एक ही सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। उसमें एक डिसाइडेड केस था बेरुबारी केस, जिसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन लीजिए, प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन इज अ की टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द मेकर। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनकी इंटेंशन क्या थी, अगर उसको समझना चाहते हो तो आप पहले प्रीएम्बल को समझ जाओ। समझ में आया? तो चलते हैं प्रीएम्बल की तरफ बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आपके सामने मैंने प्रीएम्बल को स्क्रीन पर शो किया है, विद द पीपल ऑफ इंडिया। मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किसने किया? पीपल ऑफ इंडिया ने। विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व दैट कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन, जो वर्ड मैंने आपको अभी बताए थे, नंबर 1 सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं हम इंडिया को, सेक्युलर बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यानी कि यहां से SQ3DR क्या देना चाहते हैं सिटीजन्स को? जस्टिस, न्याय। और कितने तरीके का न्याय, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिकल जस्टिस हो या पॉलिटिकल जस्टिस हो। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि कोई बंदा किसी भी धर्म जात का हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इकोनॉमिकल जस्टिस, हर बंदा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अर्निंग कर सकता है। पॉलिटिकल जस्टिस, आपको जिसको चाहे उसे वोट दे दो। तो 3 जस्टिस आपको मिले, 3 न्याय। लिबर्टी, सर जी ये तो हमें बहुत चाहिए, आजादी। थॉट, सोचने की लिबर्टी। एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी। बिलीफ, जिस भगवान में चाहो उसमें बिलीव कर लो। फेथ, वर्शिप। इक्वलिटी, बराबरी। बहुत देखा ना कि हर आदमी, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। इक्वलिटी, बराबरी, चाहे मैन है या वुमेन है, बॉयज है या गर्ल्स है, इक्वलिटी चाहिए जी। ठीक है जी। स्टेटस में इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी। इसके अलावा हम फ्रेटर्निटी, भाईचारा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एश्योरिंग करते हैं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को। हर एक बंदे की भी डिग्निटी है, इज्जत है, चाहे वो अमीर है या गरीब है। यूनिटी, एकता, सुना होगा ना एकता, हिंदुस्तान में अनेकता में एकता है। इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की अखंडता। तो ये चीज
हम प्रमोट करते हैं। 3 चीज हम सिक्योर कर रहे थे। क्या क्या सिक्योर कर रहे थे बेटा? JEL को सिक्योर कर रहे थे, जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी को। क्या क्या चीज हम एश्योर कर रहे हैं? हाँ जी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक आदमी को घबराने की जरूरत नहीं, इज्जत सबके बराबर है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और ये जो एडॉप्ट किया, मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्ट कब हुआ था सर? 26 नवंबर 1949। एनफोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो ये बात मैंने जो है आज आपको एक तरीके से प्रूव भी कर दिया प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो वर्ड्स हैं बेटा, अब इनकी मीनिंग क्या है ये तो हमने समझ लिया कि प्रीएम्बल में क्या क्या है। अब इन वर्ड्स के मीनिंग क्या क्या हैं वो भी हम समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सोवरन? सोवरन का मतलब होता है जिसमें इंटरफेयर ना किया जा सके, सुप्रीम और इंडिपेंडेंस। कीवर्ड्स लिखते चलें अपनी नोट्स बुक में। सोवरन का मतलब क्या होता है बच्चे? सुप्रीम और इंडिपेंडेंस। मतलब क्या है सर? अगर हिंदुस्तान में आप पॉलिसी बना रहे हो, कोई लॉ बना रहे हो, और अमेरिका वाले आकर कहने लगे जी इस लॉ को ऐसे ना ऐसे बनाएं, तो आप क्या बोलोगे? तो अपने घर में, अब ये हमारे घर की बात है, तेरे घर में क्या हो रहा है तू वहां पे जाके देख। हिंदुस्तान हमारा घर है, यहां जो हम लॉ बनाएंगे उसमें हम क्या है? सोवरन है। यू कांट इंटरफेयर। जैसे आप नॉर्मली देखते हैं कि आपके घर में क्या फैसला लिया जाना है, ये आप डिसाइड करोगे या पड़ोसी डिसाइड करेगा? आप ही डिसाइड करोगे ना, क्योंकि आप सोवरन हो। तो सोवरन का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंस और नॉट इन्फ्लुएंस बाय अदर। समझे बच्चे? क्या मतलब हुआ सोवरन का? इंडिपेंडेंस और नॉट इन्फ्लुएंस बाय अदर। तो पहले स्टार्ट करते हैं, सुप्रीम और इंडिपेंडेंस और नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनी अदर कंट्री और पर्सन। अब मान लीजिए लॉ हमारे यहां बन रहा हो और बाइडेन या ओबामा या ट्रंप आकर कहने लगे जी नहीं, हिंदुस्तान में लॉ ऐसे बनेगा जैसे हम कह रहे हैं, तो हम कहेंगे अपने घर को जा, क्योंकि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर सोवरन। ओके, समझ में आया बच्चे? तो पहला मतलब सोवरन का क्या मतलब है बेटा? सुप्रीम और इंडिपेंडेंस और नॉट इन्फ्लुएंस। अब ये जो सोवरेनिटी वाली बात होती है, इसमें हम इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी इंडिपेंडेंस है। इंटरनली कैसे सर और एक्सटर्नली कैसे? पहली चीज, इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोवरन। एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर, जो मैंने अभी अमेरिका वाली बात बताई थी, यानी कि अमेरिका कांट इंटरफेयर इन द लॉ मेकिंग ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? इंटरनली सोवरन, इसका क्या मतलब हुआ सर? इट हैज अ फ्री गवर्नमेंट विच इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड मेक्स लॉ दैट गवर्न द पीपल। कौन लॉ बनाएगा? वो गवर्नमेंट जिसे लोगों ने चुना है। कोई अंदर का दबंग आदमी आया, कह रहा जी मैं दबंग हूं, मैं हूं बाहुबली, ऐसा बनेगा कानून जैसा हम कहेंगे ना भाई, प्रोसेस से बनेगा।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से बनेगा, क्योंकि वी आर इंटरनली सोवरन आल्सो। ओके, थर्ड थिंग्स इज सोवरन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारी बेसिक है, बिल्कुल इसे हम चेंज नहीं कर सकते, एकदम जड़ है हमारी, रूट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है रूट। और जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, क्या वो किसी नेता को चुनते हैं तो किसी के दबाव में चुनते हैं, ओए इसी नेता को वोट डालिए ना गोली मार देंगे? नहीं। जब हम किसी नेता को चुनते हैं तो फ्री फ्रॉम एनी फोर्सेस चुनते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया बेटा? अब देखो आ गया जी, पहली चीज मिल गई। अगली चीज है हमारी सोशलिस्ट, SQ3DR। सर जी ये क्या है? द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडिड बाय द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। पहली चीज, यानी कि ये जो वर्ड्स था, ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसमें प्रियम्बल बना उस टाइम नहीं था, इस अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया। मैंने बोला था ना शुरू में 82 वर्ड्स थे, बाद में 3 वर्ड्स आए थे, तो ये पहला मिल गया हमें सोशलिस्ट। कौन सा अमेंडमेंट से डाला गया बच्चों? 42 अमेंडमेंट से डाला गया। इसका मतलब क्या है याद रखना, मैं एक कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं, रिसोर्सेस बिलोंग टू सोसाइटी, नॉट बिलोंग टू इंडिविजुअल। महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को बोला था कि जो संसाधन है आपके, क्या है, आयरन है, कॉपर है, एयर है, वाटर है, जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं, वो एक बंदे के नहीं हैं, वो पूरी सोसाइटी के हैं। उन पे एक बंदा ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरे हैं जी, मैंने तो इतनी एयर खरीद ली है, मेरी है एयर, ये सारे पहाड़ मेरे हैं, ये सारे झरने मेरे हैं, सारी नदी मेरी हैं, सारी खान मेरी हैं। तो रिसोर्सेस बिलोंग टू सोसाइटी, नॉट बिलोंग टू इंडिविजुअल पर्सन। समझ में आया? इसकी सेकंड लाइन आपके सामने क्या कह रही है? इट इंप्लाइज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, मतलब इक्वलाइज द रिसोर्सेज अमंगस्ट ऑल सिटीजन। एक बंदे के हाथ में आप देश के सारे रिसोर्सेज नहीं दे सकते। समझ में आया? सोशलिस्ट इकोनॉमी है, आपको पता है ना इंडिया में। इज दैट क्लियर? तो social equality means in absence of discrimination on the basis of caste, color, creed, sex, religion और languages। किसी भी बंदे के साथ धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर, किसी भी रिलीजन के आधार पर, किसी भी लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। जी तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम किसी के लायक ही नहीं हो, तुम हिंदुस्तान के नागरिक ही नहीं हो। व्हाट डू मीन बाय दैट? As per Indian Constitution, you can't discriminate on the basis of the language। जी मेल ये करेंगे, ये काम मेल्स का है, फीमेल नहीं करेंगे। अब आप एक बात देखिए, हर काम में इक्वलिटी है या नहीं है? जेंडर इक्वलिटी है या नहीं है? बिल्कुल है। समझ में आया? कलर के बेस पर काले लोगों की शादी नहीं होगी। किसने कह दिया भाई? क्या कोई ऐसा लॉ बन सकता है कि काले लोगों की शादी ना हो? इज दैट क्लियर? तो हर बंदे को इक्वल स्टेटस भी मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये बात थी बच्चे आपकी सोशलिस्ट की, समाजवाद। एक तरीके से सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक तरीके से इक्वलिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। थर्ड थिंग इज सेक्युलर। एक लाइन लिख लो बेटा, इंडिया हैव नो ऑफिशियल रिलीजन।
देखो बेटा, एक बात याद रखना, देश का धर्म नहीं होता, लोगों का धर्म होता है। देश का धर्म नहीं होता, लोगों का धर्म होता है बच्चों, इतना याद रखना। हालांकि हम नॉर्मल सेंस में कह देते हैं कि वो मुस्लिम राष्ट्र है, वो हिंदू राष्ट्र है, वो ये राष्ट्र है, वो राष्ट्र है, वो ठीक है, वो जनरल टंग है। लेकिन अगर मैं लैंग्वेज के बेस पर बात करूं, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करूं, तो इंडिया इज क्या सेक्युलर कंट्री, सेक्युलरिज्म की बात करें। और ये भी जो वर्ड था, ये इंसर्ट हुआ बाद में आके, दूसरा मिल गया। 3 वर्ड मैंने बताए थे, दूसरा कौन सा हुआ आपका, सेक्युलर। कौन सा अमेंडमेंट से आया, 42nd अमेंडमेंट से। तो इंडिया क्या कहता है, मेरा अपना कोई रिलीजन नहीं है, मींस इतनी सी बात कहते हैं, मेरी आंखों में हर रिलीजन इक्वल है, मैं हर रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट करता हूं, इक्वल प्रोटेक्ट करता हूं। याद रखना 2 चीज, इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वल प्रोटेक्ट। ऑफ ऑल रिलीजन। और जो बंदा जिस धर्म को चाहे उसे चुन सकता है, यह भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरी चीज, इंडियन सेक्युलरिज्म गारंटी इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन। इट मीन्स इक्वल फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। एक वर्ड और जोड़ दूं, इक्वल फ्रीडम। तो जी 3 चीज इक्वल हो गई बच्चों, क्या क्या, इक्वल फ्रीडम, इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वल प्रोटेक्ट। इज दैट क्लियर कि इन द आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैव नो ऑफिशियल रिलीजन। ओके, समझ में आया बच्चों? लो जी, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, लोकतंत्र। ए रूल बाय पीपल, थ्रू पीपल। आप एक बार बताइए, जो सरकार बनती है उन्हें कौन चुनता है? जनता। मेजोरिटी चुने, जिसे मेजोरिटी चुने। तो डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र, लोगों का शासन, यानी कि वही लोग शासन करेंगे, वही लोग गवर्नमेंट बनेंगे जिन्हें जनता चुनेगी। तो वर्ल्ड की नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन। समझ में आया? तो व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? द रूल ऑफ मेजोरिटी, रूल बाय पीपल, थ्रू पीपल। तो डेमोक्रेटिक की बात है, द रूल ऑफ मेजोरिटी। द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, आइदर सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल। समझ गए? चाहे सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो। लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट को यहां पर लोकल बोला गया है जी। कौन चुनेगा बताना? एक वर्ड आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एक वर्ड था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब होता है मोर देन 18 ईयर, 18 ईयर प्लस, 18 और अबव। 18 अगर आप 18 साल के हैं एग्जैक्ट, तो भी आप वोट डाल सकते हो, राइट टू वोट। और किसी बेस पर वही डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर। कीजिए नहीं, पढ़े लिखे वोट डालेंगे, अनपढ़ लोगों को पता ही नहीं होता सरकार क्या होती है।
जी काले लोग वोट डालेंगे, भूरे नहीं डालेंगे, ये धूप में काले हो जाएंगे लाइन में लग के। क्या ऐसा होता है बेटा? इक्वलिटी, ओके, इसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन मत कर लेना। नहीं जी हिंदू हिंदू वोट डालेंगे, मोमडन वोट नहीं डालेंगे। नहीं जी मोमडन नेता को चुनने में मोमडन वोट डालेंगे, हिंदू नेता को चुनने में हिंदू वोट डालेंगे। ओ भैया देश एक है, ओके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ओके बेटा जी। तो ये सब उन लोगों की बात है जो धर्म के नाम पर बरगलाते हैं। बरगलाना नहीं है बच्चों, समझ में आई बात या नहीं आई? तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है जी? जनता का शासन है सर, यहां रूल ऑफ मेजोरिटी है सर। जो जनता बोलेगी वो होगा, जिसे चुनेगी वो गद्दी पे बैठेगा, ओके। बस जनता कौन? अब 18 साल से कम वाले नहीं, जनता तो वो भी है, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वोट है यहां पर, मतलब 18 और एबव, ओके बच्चे। एंड लास्ट थिंग्स इज रिपब्लिक, गणतंत्र। आप सोच रहे हो सर हिंदी की बात क्यों बताते हैं? देखो बेटा कभी कभी एक वर्ड होता है वह आपको सुनने में मिल जाए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हमारे यहां का जो राष्ट्रपति होता है, हेड ऑफ द कंट्री या प्रधानमंत्री जो होता है, क्या वो इलेक्टेड होता है या हेरिडेटरी बेस पर चलता है? राजा का बेटा राजा बनेगा या कोई भी राजा बन सकता है? छोटी सी बात समझना बेटा, राजा का बेटा राजा क्या होता है? डिक्टेटर, तानाशाह, जो वंश पर चली हुई आ रही है। हेरिडेटरी जो चली हुई आ रही है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। राजा का बेटा राजा का कोई नियम नहीं है, कोई भी राजा बन सकता है जिसे जनता चुने, जो इलेक्टेड हो। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। अब इसमें बड़ा मजा, बच्चे पूछते हैं सर जी दो वर्ड है, एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और एक इलेक्टोरल कॉलेज में क्या अंतर होता है? इलेक्टोरल कॉलेज मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा? जो हमने चुने हैं वो वोट डालेंगे, यानी कि एमपी और एमएलए। यहां पे नीचे लिखा हुआ भी है नोटिंग में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है क्या वो हेरिडेटरी है? नहीं सर, इलेक्टेड है। हेरिडेटरी गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं है, ये बात तो बिल्कुल समझ लेना। हेरिडेटरी तो हो ही नहीं सकता, इंडिया में है ही नहीं। लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक है बेटा, डिक्टेटरशिप नहीं है हमारे यहां पर। और देश का कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का कोई आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते कुछ क्वालिफिकेशंस है वो से पूरा करें। तो बेटा मैंने आज आपको SQ3DR बताया। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की बातें करेंगे, JEL, जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। ओके बच्चे, तो जो मैं नोटिंग कराता चल रहा हूं साथ के साथ आप अपनी नोटबुक में नोटिंग कराते चलें। जो जो मैं कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं, की लाइंस लिखवा रहा हूं, उन्हें साथ के साथ करें। आप देखेंगे MCQ यहां से ही बनेगा और आप इजीली MCQ को समझ भी पाएंगे। एक केवल ऐसी रीडिंग नहीं करनी है कि बस जी लिखा हुआ है और सो जाएं रीडिंग करके। ओके बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।